शुरुआत पेयजल पर एक परेशान कर देने वाली खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी से कई लोगों की मौत हो चुकी है और अब ठीक वैसा ही मामला महू से भी सामने आ रहा है, जहां 20 से ज्यादा लोग बीमार हुए, जिनमें से 6 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी इंदौर के बाद अब दूषित पानी की दस्तक 24 किलोमीटर दूर महू में हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि दूषित पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों और बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। कलेक्टर ने अस्पताल में जाकर पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की है। कलेक्टर ने हालातों को देखते हुए महू में सर्वे के निर्देश दिए हैं। ये कब से हो रहा है? सर, इसको मेरी घर पे 14 तारीख से हो रहा था। हम सोचे थोड़ा बहुत इसको वगैरह होगा, तो फिर इसका अचानक 19 या 20 तारीख से इसको होने लगा। इधर महू से विधायक उषा ठाकुर ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बीमार लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना है। ताकि ये जो एक शंका है कि इसी कारण पानी में शुद्धि मिल रही, तो इसका जड़मूल से समाधान करेंगे। प्रशासन का साफ कहना है कि महू को भागीरथपुर नहीं बनने देंगे और इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोडीन माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है और आज एक साथ कई ठिकानों पर एसआईटी की टीम ने आरोपी शुभम जायसवाल और भोला जायसवाल की संपत्ति को कुर्क किया है और मैसेज दिया है कि कोई अपराधी छूट नहीं पाएगा। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। सीएम के इसी वार्निंग के बाद सोनभद्र एसआईटी ने वाराणसी आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की। पोस्टर चिपकाए और 3 अलग अलग जगहों पर करीब 28 करोड़ की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया। ये बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए और ये सील करते हुए ताला भी यहाँ गेट पर जड़ दिया गया। दरअसल यही वो लग्जरी आवास है जहाँ शुभम अपने अवैध कमाई से ये पूरे मकान को बनाया हुआ था और यहाँ पर रहता था। शुभम जायसवाल को 50,000 का इनामी है और दुबई में छिपे आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है, लेकिन कोफीन माफिया के नेक्सस को नेस्तनाबूद करने के लिए योगी फोर्स की टीम रेडी है। यूपी के बदायूं में फैजगंज बहेटा इलाके में उस वक्त सांप्रदायिक तनाव फैल गया जब कुछ मुस्लिम लोग हिंदुओं के मोहल्ले में चादर जुलूस निकालने लगे, जिसको लेकर दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। वहीं तनाव बढ़ता देखकर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की फौरन जांच शुरू की गई। क्योंकि मुस्लिमों ने इस चादर जुलूस को निकालने के लिए पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली थी। इस जुलूस में रामपुर, हल्द्वानी, बरेली, संभल से भी लोगों को बुलाया गया था। आरोप है कि इस चादर जुलूस को हिंदुओं के मोहल्ले से निकाला गया था, ये जानते हुए कि इलाके का माहौल बिगड़ सकता है। हिंदू समुदाय के लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत की। आरोप लगाया कि नगर पंचायत चेयरमैन की शह पर जुलूस निकालकर नई प्रथा डाली जा रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे सांप्रदायिक तनाव फैलाने का इरादा माना है और जुलूस में शामिल 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बिना किसी अनुमति के चादर के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 7 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। वहीं इलाके में तनाव को बढ़ता हुआ देखकर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आगे बढ़ते हुए खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां पर लगे मिनी महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की पवित्र स्नान वाली प्रतिज्ञा पूरी हो गई और चौथे बड़े स्नान के दिन भी रिकॉर्ड बन गया। दावा किया जा रहा है कि बसंत पंचमी के मौके पर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम की रेती पर लगे आस्था के माघ मेले में बसंत पंचमी के मौके पर त्रिवेणी की पावन जलधारा में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। सूर्य की पहली किरण के साथ ही घाटों पर श्रद्धालु हर हर गंगे और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए स्नान करने पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। निर्देश मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, जिसका नतीजा था कि घाट पर जल पुलिस और एनडीआरएफ, यूपी पुलिस के साथ पीएसी, आरएएफ और सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद दिखाई दिए। चौथे स्नान पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने भी स्नान किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन में शुरू हुए घमासान के बीच बसंत पंचमी पर संगम नगरी में आस्था का उबाल देखा गया। चौथे शाही स्नान पर आज 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। साधु संतों और आम लोगों ने प्रशासन की गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए संगम तीर्थ में पवित्र डुबकी लगाई, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद स्नान से दूर रहे। पिछले शाही स्नान यानी मौनी अमावस्या की तरह चौथे स्नान यानी वसंत पंचमी से भी उन्होंने दूरी बनाए रखी।
सरकार की ओर से स्नान के आग्रह करने और दोषियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बावजूद उन्होंने स्नान नहीं किया। जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने न धरना खत्म किया, न ही स्नान के लिए संगम प्रस्थान किया, जिस पर बाबा रामदेव भी नसीहत देते नजर आए। किसी भी शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। शायद ये माघ मेला इस विवाद की वजह से ही याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में आखिरकार अखंड पूजा की गई। बसंत पंचमी के मौके पर भोजशाला में सूर्य की पहली किरण के साथ ही सनातन का मुक्ति यज्ञ किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ नमाज भी अदा की गई, वो भी 10 साल बाद। इसी शंखनाद के साथ सनातनियों ने भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा अर्चना शुरू की। यज्ञ हवन हुआ, जयकारों के बीच शोभा यात्रा निकाली गई, क्योंकि आज सनातनियों का महापर्व मनाया था। एक तरफ हिंदू पक्ष सरस्वती पूजन कर रहा था, तो वहीं मुस्लिम पक्ष जुमे की नमाज अदा हो रही थी। सुबह से ही लाइन लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस भोजशाला के एक दूसरे कोने में एक मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद में ही जो नमाजी है, चूंकि जुमा है आज और जुमे की नमाज अदा करनी थी, कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों पक्षों को इबादत की इजाजत दी गई थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन भले ही एक्टिव था, 10,000 जवान ग्राउंड पर तैनात थे। धार को 7 जोन में बांटकर आसमान में ड्रोन, सीसीटीवी के साथ ही AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पर नजर रखी जा रही थी। गणतंत्र दिवस पर हर साल कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। आज गणतंत्र दिवस परेड की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसमें 21 तोपों की सलामी की रिहर्सल हुई। हर साल गणतंत्र दिवस पर राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की शान और परंपरा का भव्य प्रदर्शन देखती है। जैसे ही राष्ट्रपति की बग्घी कर्तव्य पथ पर पहुंचती है, तभी गूंज उठती है 21 तोपों की सलामी। आज भी गणतंत्र दिवस परेड की औपचारिक शुरुआत के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ की गई। तोपों की हर गूंज भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और संविधान की शक्ति का प्रतीक बनी। वैसे 21 तोपों की ये सलामी सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि संविधान को नमन है, जिसने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। गणतंत्र दिवस पर ये गूंज एक बार फिर भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बनेगी। उधर महाराष्ट्र के नासिक में गंगापुर डैम के ऊपर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वालों में देशभक्ति का जज्बा भर गया। नासिक के आसमान में आज सिर्फ विमान नहीं उड़े, देशभक्ति ने उड़ान भरी। आसमान में जब लड़ाकू विमान एक दूसरे के साथ कलाबाजियां करने लगे, तो हर आंख हैरानी और गर्व से भर उठी। सूर्य किरण दल ने आकाश में केसरिया, सफेद और हरे रंग की लकीरें बिखेरते हुए तिरंगे का अद्भुत स्वरूप रच दिया। ये सिर्फ एक एयर शो नहीं था, बल्कि पायलटों के साहस, अनुशासन और बेमिसाल तालमेल का उदाहरण था। जहां नीचे जमीन पर पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। भारत माता की जय के नारों ने पूरा परिसर गुंजा दिया। आसमान में हर कलाबाजी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती गई और लोगों के दिलों में वायुसेना के जाबाजों के लिए गर्व। नासिक के आसमान में एयरफोर्स के जाबाजों का दम देखकर कह सकते हैं कि भारत सुरक्षित हाथों में है। गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिद, दरगाहों पर तिरंगा फहराने का आदेश जो दिया है, उसे कुछ मौलानाओं के गले उतरते हुए नहीं देखा जा रहा है, यानी उन्हें दिक्कत है। वक्फ के इस फैसले को बेवकूफी भरा करार दिया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसे मौलानाओं को जय हिंद से आखिर दिक्कत क्यों है। अब इन मौलानाओं और मुस्लिम समाज के एक तबके को मस्जिद और मदरसे से देशभक्ति और एकता का संदेश देने से दिक्कत है। उन्हें दिक्कत इस बात की है कि इबादत गाहों पर तिरंगा कैसे फहराया जा सकता है। ये बड़े बेवकूफ लोग हैं। इनको इतना पता नहीं है कि सरकार संविधान की तरफ से संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिदों पर झंडा फहराया जाएगा। मस्जिदें हमारी इबादत गाहें, नमाज पढ़ने की जगहें, पूजा करने की जगहें हैं। ये सियासत की जगह नहीं है। वहीं कुछ लोग तो छत्तीसगढ़ वक्फ के इस फैसले को थोपने वाला और मुस्लिम समाज को टारगेट करने वाला बता रहे हैं। किसी एक जो है कौम को टारगेट करके कहना कि ये चीज जरूरी है, तो ये तो गलत है। चलिए छत्तीसगढ़ वक्फ का वो आदेश आपको बताते हैं, जिसको लेकर भाईजान भड़के हुए हैं। प्रदेश के सभी मस्जिद, मदरसा, दरगाह और इमाम बाड़ों में मेन गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आदेश दिए गए हैं। पीएम मोदी ने केरल को विकास योजनाओं की सौगात दी और इस दौरान सीएम विजयन भी मौजूद रहे, लेकिन इसके बाद एक जनसभा में यूडीएफ और एलडीएफ पर जमकर प्रहार किया। यहां उन्होंने कहा कि इन दोनों पक्षों ने सत्ता के लिए मैच फिक्स कर रखा है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने कमल खिलाकर उन्हें बोल्ड कर दिया।
पीएम मोदी के ये दावे उनके रोड शो में उमड़ी भीड़ ने भी साबित किया। सड़कें मोदी मोदी के नारों से और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। पीएम ने मंच पर शहर के मेयर वीवी राजेश को गले लगाकर बीजेपी को राज्य की सत्ता में लाने का आह्वान कर दिया। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया। पीएम के इस दौरे ने बीजेपी में जोश भर दिया है, लेकिन कितना, ये आगामी चुनाव ही बताएगा। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे मुगलों पर सियासी वार पलटवार तेज हो चुका है। अब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वार्निंग दी है कि बीजेपी सरकार आने पर मुगलों का नाम नहीं लिखने देंगे। बाबर का नाम, जहांगीर का नाम, शाहजहां का नाम, अकबर का नाम, हुमायूं का नाम बंगाल में कहाँ भी लिखने नहीं दूंगा। शुभेंदु अधिकारी की ये वार्निंग बाबर प्रेमियों को है, जो बाबर प्रेम में बंगाल में एक दो नहीं बल्कि 3 बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके हैं। और शायद उनके रडार पर हुमायूं कबीर ही हैं, जो मस्जिद के लिए ईंट रख चुके हैं, चंदा जुटा रहे हैं और तो और नेम प्लेट भी जारी कर चुके हैं। हालांकि टीएमसी नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी के बयान को संविधान विरोधी बताते हुए जेल भेजने की बात कही है। ये एंटी इंडियन स्टेटमेंट है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट है शुभेंदु अधिकारी का, और इसी कारण उसको जेल में लेना चाहिए। कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मुगलों के नाम और निशानियों पर राजनीति शुरू हो गई है। यूपी के बागपत में सरूरपुर गांव में दबंगों ने 200 साल पुराने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला दिया। कई कब्रों को बुलडोजर के जरिए उखाड़ फेंका, जिसको लेकर इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को फौरन इसकी जानकारी दी गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचने से पहले ही कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाने वाले फरार हो गए। गांव वालों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गांव के मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि कब्रिस्तान लगभग 200 साल पुराना है और गांव के भूमाफिया इस पर कब्जा करना चाहते हैं। गांव के ही दबंगों पर उन्होंने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है, जिसमें 4 कब्रों को नुकसान पहुँचा है। जेपीसी मशीन लाकर उसको एकसार कर दिए, 4-5 कब्र है उसको उखाड़ दी और उसके ऊपर मट्टी डाल के ये सब हड्डी ढक दी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कब्रिस्तान की जमीन को लेकर हंगामा हुआ है। हिंदू पक्ष के लोग इसे ग्राम पंचायत की जमीन बता रहे हैं, जहां पर हर होली दहन स्थल बनाया जाता है। वहीं इस घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव न फैले, उसके लिए गांव पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की बरेली में प्रशासन की रडार पर कब्जाधारी आ गए हैं। वो कब्जाधारी जो 50 सालों से सरकार की जमीन पर कब्जा किए बैठे थे, लेकिन अब जांच में खुलासा होने के बाद अवैध निर्माण पर लाल निशान लगा दिया गया। अब यहाँ कभी भी बुलडोजर की पूंछ सुनाई दे सकती है। दुकान, मकान, मस्जिद, जहां जितना अतिक्रमण किया गया है वहां लाल रंग से निशान लगा दिया गया है। कितना फीट अतिक्रमण है जानकारी दे दी गई है और बाबा का बुलडोजर अतिक्रमण पर प्रहार के लिए निकल चुका है। नगर निगम की टीम ने ये लगाया है, देखिए 5 मीटर ये मस्जिद है ये, और ये मस्जिद की जो पोर्शन दिखाया है इसमें 5 मीटर अंदर तक ये इसे तोड़ा जाएगा। दरअसल ये कोहड़ा पीर बाजार है। आरोप है कि बाजार को सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनवाया गया है। अब नगर निगम ने रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और अब मौलाना तौकीर के करीबियों के बाद इन अतिक्रमणकारियों का नंबर आ गया है और योगी सरकार 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं होने देगी। यूपी के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी कि केजीएमयू परिसर में मौजूद मजारों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली गई है। प्रशासन ने इन मजारों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। तय समय के अंदर यदि इन्हें नहीं हटाया जाता तो फिर कार्रवाई तय है। प्रशासन के इस फैसले ने यहां हड़कंप मचा दिया है। इस नोटिस को डॉक्टर रमीज के धर्मांतरण नेटवर्क और लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने इसे अतिक्रमण बताया है। परिसर में 6 मजार थे, जिनमें से एक पर कार्रवाई हो गई है। नोटिस में लिखा गया है, अवैध मजार के कारण परिसर में अनावश्यक भीड़, आवागमन में बाधा, शांति भंग हो रही है। परिसर में इस प्रकार का कोई भी धार्मिक निर्माण विधि द्वारा निषिद्ध है। ये अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। 15 दिनों के भीतर स्वयं अपने खर्चे पर अवैध मजार को हटाकर विश्वविद्यालय की भूमि सौंप दे। 5 बची हुई अवैध कब्जे पब्लिक धार्मिक स्थल थे, उन पे आज हम लोगों ने खाली करने का नोटिस दिया है। इस नोटिस में इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है
इस नोटिस के बाद अतिक्रमण खुद हटता है या बुलडोजर आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।